हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें अपन 3 वीडियो पढ़ चुके थे। लास्ट का जो वीडियो था हम उसमें पढ़ रहे थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो उसमें अपन ने 7 पॉइंट पढ़े थे। तो जिसमें से जो 7वां पॉइंट आया था प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वो कट गया था पिछले वीडियो के अंदर में। तो जो अभिक्रिया का जो वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके अंदर में मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। 7वां पॉइंट प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। वो जो 7वां कारक था वो कौन सा था? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है भी। तो इससे मैंने बताया था आपको कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सामान्य ताप और दाब पर नहीं होती। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो सामान्य ताप और दाब पर नहीं होती, लेकिन यदि उन्हें कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन दे दिया जाए, कोई विशेष लैम्डा वाला फोटोन प्रकाश दे दिया जाए, तो वो अभिक्रिया फिर बहुत तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अगर आप अंधेरे के अंदर में होगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप उसको प्रकाश में लेके जाते हो पौधों को, तो प्रकाश संश्लेषण बहुत फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं है? तो ऐसी एक रिएक्शन है हमारे पास में HCl और क्या बनता है आपका, सॉरी H2 + Cl2 है, ठीक है, और क्या बनता है HCl। ये बहुत ही मंद गति से होती है, बहुत ही मंद गति से होता है। HCl मतलब या तो बनता नहीं है, बनता है तो बहुत ही कम बनता है, बहुत स्लो रिएक्शन है। लेकिन अगर अपन इसी रिएक्शन के अंदर में कोई विशेष लैम्डा वाला फोटोन दे दें, Hν फोटोन दे दिया, तो यही HCl अब तीव्र गति से बनना स्टार्ट हो जाता है, बहुत फास्ट बनता है कि नहीं है? तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो किसे बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं? कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो सामान्य ताप और दाब पर नहीं होती, परंतु यदि उन्हें कोई विशेष तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन दे दिया जाए तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इस तरीके से 6 पॉइंट हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे और 7वां पॉइंट अपन ने यहाँ पढ़ लिया है। तो आपको अच्छे से ध्यान है कि भैया 7 कौन कौन से भी कारक हैं। पहला कौन सा लिखवाया था आपको? अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन। अभिकारकों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी ज़्यादा होगा, क्योंकि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्रिया कारक ज़्यादा तो अभिक्रिया का वेग भी ज़्यादा। सेकंड था अभिक्रिया की प्रकृति, ठीक है ना, या मैं कह सकता हूँ अभिकारकों की प्रकृति। हम जानते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, इससे अभिक्रिया में समय लगता है। अगर किसी अभिकारकों में जितने ज़्यादा बंध होंगे उन्हें टूटने में उतना ही अधिक समय लगेगा, अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। इसके अलावा कोई ऐसे भी कारक अणु हों जिनके मध्य का बंध प्रबल हो तो उसको तोड़ने में अधिक समय लगेगा, तो उनकी भी अभिक्रिया का वेग क्या होगा? कम होगा। थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ा ताप बढ़ाते हैं तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक हैं उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से उनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और टक्करों की संख्या बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। और यह देखा गया है कि किसी अभिक्रिया का ताप यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग भी लगभग दुगना हो जाता है। ठीक है, चौथा अपन ने पढ़ा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग न लेकर उस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग को कम कर देगा। सामान्यतः अपन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं कौन? उत्प्रेरक। अभी उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ा देता है? क्योंकि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की मान को कम कर देता है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा की मान को कम कर देता है तो उस अभिक्रिया को एक वैकल्पिक छोटा पद प्रदान करता है। पहले बड़ा पद था, अब एक छोटा पद प्रदान करता है, जिससे अधिकांश अभिकारक अणु उस ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में बदल जाते हैं। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारक अणुओं का सतही क्षेत्रफल, अभिकारक अणुओं का सतही क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर किसी अभिकारक के बड़े बड़े टुकड़े लिए जाएं तो उस पर होने वाली अभिक्रिया का वेग कम होगा, उनको छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाए तो उस पर अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, और अगर उसको बारीक पाउडर में बदल दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग उससे भी तीव्र होता है। इसीलिए अगर अपन कोयले के मोटे कणों को इस्तेमाल करें तो देर तक सुलगते हैं, और अगर अपन उसको बारीक पाउडर में बदल दें तो तुरंत जलकर वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, छठा माध्यम की प्रकृति। हमें पता है समान से अभिक्रिया करता है, यानी जो ध्रुवीय माध्यम है उनमें उन्हीं अभिकारक अणुओं की गति तीव्र होगी जो ध्रुवीय होंगे यानी आयनिक होंगे। अध्रुवीय माध्यम के अंदर में उन्हीं अभिकारक अणुओं की गति तीव्र होगी जो
अध्रुवीय होंगे या सहसंयोजक होंगे, ठीक है ना। और 7वां पॉइंट प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये 7 फैक्टर्स हैं भाई, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब आता है अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अणुसंख्यता, किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता, ठीक है। अणुसंख्यता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है, ठीक है। किन के अणुओं की? अभिकारक अणु, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको अपन समझे इससे पहले क्या अपने को समझना है कि अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है सरल अभिक्रिया और एक होता है जटिल अभिक्रिया, ठीक है। सरल अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सरल अभिक्रिया। दूसरी होती है जटिल अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? जटिल अभिक्रिया। सरल तो सीधा सीधा एक लाइन में बन गई। जटिल क्या होता है कि पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ऐसे आते हैं, पदों में होती हैं। मतलब एक से अधिक पद होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? जटिल अभिक्रिया, ठीक है। तो अपन जो अणुसंख्यता ज्ञात करते हैं ना, ये ज्ञात करते हैं सरल प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए। कौन से प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए? सरल प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात करते हैं, ठीक है। जटिल के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि जटिल के अंदर में क्या होता है, 2 या 3 से अधिक अभिकारक अणु भाग लेंगे। बात सही ना? तो अगर अपन ने 3 से अधिक अगर अणु भाग लिए हैं, अगर हमने क्या किया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 3 अणुओं को पार्टिसिपेट करने दिया है, तो उनके आपस में टकराने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ठीक है। अरे भाई, आपने किसी रिएक्शन के अंदर केवल 2 अणु लिए तो दोनों आपस में टकराएंगे। अगर 3 लिए तो 3 का जैसे ABC, तो A C से टकराए, A B से टकराए, B C से टकराए, तो क्या होता है? ये संभावनाएं कम हो जाती हैं। हो सकता है कि A B के मध्य में टक्कर की संख्या अधिक हो सकता है B और C के मध्य ज़्यादा हो, लेकिन A और C के मध्य कम हो। तो मतलब कहने का मतलब है सभी अभिकारक अणुओं का आपस में जो टकराने की संभावना है वो कम हो जाती है। इसलिए अणुसंख्यता जनरली 3 से ज़्यादा नहीं होती। कोटि अणुसंख्यता 3 से ज़्यादा नहीं होती। कोटि क्या है भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इसे अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे कोई एक रिएक्शन है, मैं आपको बोलता हूँ अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा? N2 + 2H2। तो आप देखें इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु कितने भाग ले रहे हैं? केवल 1। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1 है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास में H2 + Cl2 है, ये क्या हो जाएगा? 2HCl। तो आप देखें इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में एक अणु H2 का है, एक अणु Cl2 का है, कुल कितने अणु भाग लिए? 2। इसलिए इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी हो गई है? 2 हो गई है। यानी ऐसी सरल अभिक्रिया, इसमें शब्द जोड़ देना सरल अभिक्रिया, ऐसी सरल अभिक्रिया, कोई भी ऐसी सरल अभिक्रिया जिसमें जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं वह उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। किसी भी सरल अभिक्रिया में, किसी भी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु, इसमें एक भाग ले रहा है, इसमें 2 भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या जो होती है वो कहलाती है अणुसंख्यता। बात समझ में आ गई ना? अगर 1 भाग लेंगे तो अणुसंख्यता 1 होगी, 2 भाग लेंगे तो अणुसंख्यता 2 होगी, 3 भाग लेंगे तो अणुसंख्यता 3 होगी, 4 भाग लेंगे तो अणुसंख्यता ज्ञात नहीं की जा सकती, ठीक है ना। 3 से ज़्यादा अणुसंख्यता और कोटि दोनों ज्ञात नहीं की जा सकती है, ठीक है। अपन बात करते हैं कोटि की। चलिए, कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर जो है अपना कोटि पे ही डिपेंड करता है। तो आइए अपन बात करते हैं कोटि, ठीक है। चलिए, कोटि, इसे अपन बोलते हैं ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान करिएगा, ठीक है। अपने को ज्ञात करनी है कोटि, किसी भी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप बात समझ लीजिए कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है ना। ये एक प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल मेथड है। कोटि अपन प्रयोग से ही ज्ञात कर सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। बात ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में संपन्न होती है। मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है, तो एक पद होगा फास्ट
तीव्र पद होगा, दूसरा पद कैसा होगा, स्लो यानी मंद पद होगा, ये निश्चित है। अगर कोई रिएक्शन 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 स्टेप्स में हो रही है, तो 2 स्टेप तो होंगे फास्ट और 1 स्टेप कैसा होगा, स्लो, ये पक्की बात है। अगर कोई रिएक्शन 4 स्टेप्स में हो रही है तो उसके 3 तो होंगे फास्ट और चौथा होगा स्लो, ये पक्की बात है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम एक पद कैसा होता है, मंद गति का पद होता है। कैसा होता है, एक पद होता है मंद गति का पद। और हम सांद्रता में परिवर्तन होता हुआ किस में देख सकते हैं, मंद गति के पद में। किसमें, मंद गति के पद में। उस मंद गति के पद को अपन क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। आ गई बात समझ में। उस मंद गति को पद को अपन क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। और अभिक्रिया की जो कोटि होती है उस वेग निर्धारक पद पे डिपेंड करती है, उसमें जितने भी अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं वही उसकी कोटि होती है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखिए, एक रिएक्शन है N2O5, 2 मॉलिक्यूल हैं इसके। 2N2O5 कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। क्या बन रहा है यहाँ से, ये बन जाता है आपका NO2 + O2। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। अब आप देखेंगे इस रिएक्शन में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। तो इस मॉलिक्यूल की जो अणु संख्यता है, अणु संख्यता वो कितनी है, 2। बात सही है। लेकिन इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी है, 1। अब अपने को ये समझना है कि इसकी कोटि 1 कैसे है, ठीक है। आइए समझ, तो अपन इसको अपने को पूरी मैकेनिज्म देखनी होगी। क्या होता है, ये जो N2O5 है, पहले इसका एक मॉलिक्यूल काम आता है, ठीक है। N2O3 बनता है प्लस O2 बनता है। ये होता है इसका स्लो स्टेप। कैसा होता है, स्लो स्टेप। इसे अपन बोलते हैं मंद पद। क्या बोलते हैं इसको, मंद पद बोलते हैं, ठीक है भाई। ओके, सेकंड स्टेप में फिर ये जो N2O3 होता है ये वापस से टूटता है, क्या बनाता है, NO2 + NO। ये कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है, तीव्र पद होता है। और फिर N2O5 का एक और मॉलिक्यूल काम आता है, इस NO से रिएक्शन करता है और 3 मॉलिक्यूल किसके बनाता है, 4 मॉलिक्यूल NO2 के। अब इस रिएक्शन को जोड़ लीजिए आप, ठीक है। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा आपस में, देखिएगा। ये N2O5 जुड़ गए, क्या बन गया, 2N2O5। बात सही है। ये NO इससे कैंसिल हो गया, ये N2O3 इससे कैंसिल हो गया, ये जुड़ गई। नहीं, यहाँ पे ये कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो 3 ये और एक चौथा ये, तो क्या हो गया, 4NO2 और एक क्या आएगा, ये O2, ठीक है। ये भी कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है, तीव्र पद होता है, ठीक है भाई। तो इसमें स्लो पद कौन सा है, ये वाला। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद। इस वेग निर्धारक पद को अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, RDS। क्या बोलते हैं इसको, RDS, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना होता है, हम इस मंद गति के पद को देखते हैं। ये जो मंद गति का पद जो है ये होता है वेग निर्धारक पद होता है। इसमें अपन देखते हैं कि केवल अभिकारक अणु केवल 1 भाग ले रहा है, इसलिए सभी क्रिया की कोटि 1 हो जाती है, ठीक है। समझिए, हमें इस सेक्शन से मालूम नहीं चल रहा है कि इसकी कोटि कितनी है। हमने क्या इसकी मैकेनिज्म देखी, तो ये 3 स्टेप्स में हो रहा है। 3 स्टेप्स में ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप है ये कैसा है, मंद गति का पद है। तो मंद गति के पद को देख के अपन क्या बनाते हैं, वेग नियम। ध्यान रखना, अब वेग नियम कैसे बनता है, ध्यान करना। देखो, मंद गति के पद RDS को देख के अपन वेग नियम बनाते हैं। वेग नियम में क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर के, ये वेग नियतांक है, और अभिकारक अणु की सांद्रता N2O5 कितना भाग ले रहा है, 1। R = K लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया का वेग नियतांक, और फिर अभिकारक अणु कितने भाग ले रहे हैं, केवल 1। अभिकारक अणु की सांद्रता की घात 1 लगा देते हैं, यानी यहाँ पर कोटि कितनी आ रही है, इसकी केवल 1 आ रही है। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रायोगिक रूप से निर्धारित, प्रायोगिक का मतलब है हमें पूरा स्टेप्स देखने होंगे, इसकी पूरी मैकेनिज्म देखनी होगी, ठीक है। प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया के वेग नियम में, अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक अणु
की सांद्रता के घातांकों का योग कोटि कहलाती है। यहाँ पे कितना है, केवल एक ही तो है, तो इसकी कोटि एक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई वेग नियम दे रखा है, r बराबर k दे रखा है, a की घात 1 b की घात 2, तो हम क्या बोलेंगे, प्रायोगिक रूप से निर्धारित, एक शब्द क्या जोड़ा हमने, प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग नियम, ये वेग नियम कहलाता है। वेग नियम में अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घातांकों का योग, यानी इसकी जो कोटि हो जाती है घातांकों का योग, वो कितनी कहलाएगी, 3 कहलाएगी। आगे बात समझ में, तो इसकी परिभाषा क्या हुई, आपसे एग्जाम में डिफाइन करवाते हैं, ये पूरा वर्णन नहीं करना होता, हम केवल परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी भी प्रायोगिक रूप से निर्धारित किसी भी अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घातांकों का योग। प्रायोगिक रूप से निर्धारित किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। आगे ना बात समझ में, तो इसलिए कोटि अणुसंख्यता अलग अलग हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक बात है ना, तो कोटि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अपन इनमें डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए, तो हम यहाँ लिखते हैं अणुसंख्यता, यहाँ लिखेंगे अपन अणुसंख्यता और यहाँ लिखेंगे अपन कोटि। ठीक है, डिफरेंसेस पढ़ते हैं। देखो पहला डिफरेंस मैं बोलता जाऊँगा, ठीक है ना, आप समझते जाइए, फिर आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो इनकी परिभाषाओं में आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, सैद्धांतिक। अणुसंख्यता क्या है, एक सैद्धांतिक मान है, क्योंकि अपन जो अपने सामने जो लिखा हुआ है, थ्योरी में लिखा हुआ है, रिएक्शन लिखी हुई है, 1 भाग ले रहा है तो 1, 2 भाग ले रहा है तो 2, सैद्धांतिक मान होता है अणुसंख्यता। जबकि ये कैसा है, प्रायोगिक मान, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वास्तव में वो कोटि हो जरूरी नहीं है। जैसे अभी अपन ने देखा ना N2O5, उसके अणु 2 भाग ले रहे हैं लेकिन कोटि फिर भी 1 है। तो कोटि कैसे डिसाइड होती है, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली डिसाइड होती है, एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होती है। और ये कैसा है, सैद्धांतिक, जो सामने दिख रहा है, 1 भाग ले रहा है तो 1 अणुसंख्यता, 2 भाग ले रहे हैं तो 2 अणुसंख्यता, 3 भाग ले रहे हैं तो 3 अणुसंख्यता। बात ठीक है। दूसरी बात करेंगे, इसकी परिभाषा आ जाती है। ठीक है भाई, दोनों की परिभाषा आ जाएगी। परिभाषा कैसे, अणुसंख्यता में अपन क्या लिख लेंगे परिभाषा के अंदर में, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। बात सही है, ये अभिकारक, ये किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जबकि ये वेग नियम में अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घातों का योग है। आगे बात, किसी की घात 0 है, ठीक है, इसका मतलब उसके 0 कोटि हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो यह अभिक्रिया के जो वेग नियम है, उस वेग नियम में अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घातांकों का योग होता है। बात सही है ना, ठीक है। तीसरी बात, ये 0 नहीं हो सकती, ये 0 हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है भाई अणुसंख्यता का, कि ये 0 नहीं हो सकती और वो 0 हो सकती है। अरे अणुसंख्यता तो अपन को दिखाई देगा भाई 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा होता है कि 0 भाग ले रहे हैं, लेकिन कोटि में ऐसा होता है। कोटि में ना जो है वो किसी अभिक्रिया की जो कोटि वो 0 हो भी सकती है। आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। ये कभी भिन्न में नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकती है। भिन्न का मतलब जैसे किसी की कोटि 1/2, जैसे किसी की 3/2, ऐसा इस तरीके से। ये कोटि कभी, ये अणुसंख्यता कभी भिन्न नहीं हो सकती, ये भिन्न हो सकती है, ठीक है। पांचवा, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकती है। जैसे मैं कह दूँ किसी की कोटि -1 है, किसी की कोटि -2 है, ऐसा। बात सही है ना, तो कोटि ऋणात्मक भी होती है, ठीक है। छठा, ये हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया कि या तो कोटि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। जबकि वो कैसे हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है ना, भिन्न भी हो सकती है, ठीक है भाई। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण संख्या हो, जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण हो, लेकिन ये हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, ठीक है। सातवां, ये अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। ये क्या होता है, अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री
ये अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करती है, जबकि ये सातवीं नहीं करती। सर ये स्टाइकियोमेट्री से मतलब समझ में नहीं आया, जैसे मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। जैसे NH3 इक्वल्स में क्या होता है N2+3H2, ठीक है, बात सही है ना। यानी अभी इसकी जो अणुसंख्यता है वो कितनी है 2, लेकिन इसकी कोटि कितनी होती है, अगर मैंने एमओ ले रखा है तो 0। ध्यान करना, इसकी अणुसंख्यता अभी 2 है क्योंकि 2 भाग ले रहे हैं, लेकिन इसकी कोटि 0 होती है। लेकिन अब मैं इसके 2 मोल बन रहे हैं, लेकिन मैं अब इसका ना 1 मोल ही काम में लूँ तो NH3 क्या हो जाएगा, हाफ N2 और 3/2H2। तो अब इसकी जो अणुसंख्यता वो कितनी हो गई 1, लेकिन कोटि अभी भी इसकी 0 ही होगी। बात सही है ना। तो जो अणुसंख्यता होती है वो अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री पे निर्भर करती है कि उसका 1 बन रहा है, इसका 2 बन रहा है, या उसका 1 मोल काम आया, इसके 2 मोल काम आए, ऐसे। लेकिन कोटि डिपेंड नहीं करती, कोटि स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड करती ही नहीं है। बात सही है। और 8वां जो है, ठीक है ना, जो ये है ये अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है ना, ये अभिक्रिया की क्रियाविधि से डिसाइड होती है, तय होती है, निश्चित होती है, तय होती है या तय की जाती है, जबकि ये नहीं, तय नहीं की जाती, तय नहीं होती, ठीक है। और जो ये होती है ये अभिक्रिया की क्रियाविधि से डिसाइड होती है। बात ठीक है। तो ये 8 पॉइंट है। वैसे देखा जाए तो जो ये 3, 4, 5, 6 पॉइंट है ये दरअसल एक ही पॉइंट है, ठीक है भाई। तो अगर आपसे तो कोई 2 पूछते हैं या 4 पूछते हैं, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सैद्धांतिक मान है, कोटि प्रायोगिक मान है, ठीक है। फिर अपन परिभाषा लिख देंगे, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या में निर्भर करता है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया का जो वेग नियम है उसमें जो अभिकारक अणु है उनकी सांद्रता के घातांकों का योग होता है, ठीक है। ये जो अणुसंख्यता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। ये पूर्ण संख्या हो, जरूरी नहीं है, 0 हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है, ठीक है भाई। ये ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। ये 0 कभी नहीं हो सकती, 0 हो सकती है। कभी भिन्न नहीं हो सकती, भिन्न हो सकती है, ठीक है। ये अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करती, ये अभिक्रिया स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करती है, ये अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करती। और जो अणुसंख्यता है अभिक्रिया की क्रियाविधि से तय नहीं होती, तय को अपन बोलेंगे निर्धारित नहीं होती, ठीक है। और ये अभिक्रिया की क्रियाविधि से निर्धारित होती है, क्योंकि अपन मैकेनिज्म को देख के, क्रियाविधि को देख के डिसाइड कर पाते हैं कि यार मंद गति का पद कौन सा है। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। तो अपन ने जितना पढ़ा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर अपन 5th वीडियो में इसके आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू।